First of all, sir, let me start by congratulating you. Vande Bharat, a lot of naysayers said, is not going to be able to achieve the targets that you set. You seem to be on track, no pun intended, but will you be able to achieve your target of 75? Actually, the target is 475. And 475, in the last budget, 400 Vande Bharats were sanctioned, and before that, 75 had been sanctioned. So the target is 475, and we'll be achieving the entire 475 in the coming 3 years. By 15th August, the target of manufacturing 75 Vande trains, fully on track, going well. Train has performed really well, and the reviews from passengers is very good. Review from industry is amazingly good. Some of the things that we really betted on, especially the quality of ride, quality of the noise level inside it, the lack of jerks, all those things have come out exactly as planned. सर, क्योंकि ये आम आदमी की सवारी है, तो हम ये सारे सवाल आपसे हिंदी में पूछना चाहेंगे. एक वक्त था जो लोग कह के गए थे कि जब अंग्रेज गए, जब इंडिया छोड़ करके गए, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे करके गए. द रेलवे सिस्टम, हमारी सड़कें, हमारा आर्किटेक्चर. और आज वो दिन है कि शायद अंग्रेजों को हम रेलवेज दे सकते हैं, और एटलीस्ट वंदे भारत जैसी ट्रेन तो दे ही सकते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ, बिकॉज एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है. पैरामीटर्स पे अगर हम देखें, कितने भी पैरामीटर्स में, तो आज कोई भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के करीब करीब बराबर है. अगर 0 to 10 के स्केल पे देखेंगे, तो most of the other trains manufactured by large manufacturers would be somewhere like 8 or 9. This would be, let's say, 7 or 8. It won't be significantly lesser than that. And with every version, it is improving. Every version, we are coming out with something better. So definitely, ये technology आने वाले वर्षों में export होएगी. जब बात होती है आम आदमी की सवारी की, एक तरफ है जो हमारी ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या है वो ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, नॉन एसी में. उनके लिए वंदे भारत सिर्फ एक शो पीस की तरह नहीं है. इट लुक्स ग्रेट कि हम कह रहे हैं कि हमारे देश में इस तरीके की ट्रेनें हैं, चमचमाती हुई, नई, बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. पर कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? जो लोग वंदे भारत में चलेंगे वो तो एयरलाइन भी पकड़ सकते हैं. ऐसा नहीं है. आप पैसेंजर्स के साथ बातचीत करके देखिए. एक साधारण से साधारण पैसेंजर भी आज वंदे भारत जब लेता है, मैंने कई जगह पूछा, इनफैक्ट एक बार तो वाराणसी के स्टेशन पे पीएम साहब ने कुछ पैसेंजर्स को पूछा था, तो उन पैसेंजर्स ने कहा कि जितना समय हमारा बचता है इस ट्रेन को लेके ट्रैवल करने से, वो समय अपने आप में इतना कीमती है कि हमें एक मार्जिनली एक्स्ट्रा कॉस्ट जो देनी पड़ती है, वो वैसे भी रेलवे के फेयर्स इतने कम है, सिग्निफिकेंटली कम है, कि आज वैसे भी लाइक जो सोसाइटी के मिडिल क्लासेस, लोअर मिडिल क्लासेस के लिए रेलवे है. बाकी सब के लिए तो नहीं. बाकी सब तो आना चाहे वेलकम है, लेकिन फेयर्स और पूरा स्ट्रक्चर उस तरह से बना हुआ है. सो इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल सर्विस, वेरी अफोर्डेबल सर्विस. इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये हो. हाल फिलहाल में वंदे भारत ऑल्सो मेड न्यूज फॉर द रॉन्ग रीजंस. कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगी. अभी तक 4 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर देवर कैटल हिट्स. एक्सीडेंट्स नहीं है, दीज आर कॉल्ड कैटल हिट्स. कैटल हिट्स, 3 वर कैटल हिट्स एंड देयर वाज 1 ह्यूमन फैटालिटी. सो लोग फिर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट. वी आर ड्रीमिंग ऑफ अ टाइम जहां पर हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और अभी भी लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हैज हैपेंड. लोगों ने वो ट्वीट की फोटो कि देखिए ख्वाब कैसे हैं आपके और सच्चाई क्या है. नहीं, इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा. सारी दुनिया में जब भी कोई हाई स्पीड से चलने वाली व्हीकल बनती है, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रक हो, उसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट है क्रम्बल जोन वाला. क्रम्बल जोन का मीनिंग ये कॉन्सेप्ट में है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही है और किसी दूसरी चीज से टकराती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा उसमें रहता है, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी डिस्टेबलाइज नहीं हो. इसमें वंदे भारत में जो ट्रेन का डिजाइन किया गया है, उसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट वाला पोर्शन इज डिजाइन्ड टू डिसमेंटल.
डिजाइन टू डिसमेंटल इस तरह से कि मान लो कोई कैटल आता है, इंडिया में ट्रैक सारे जमीन पे हैं, जमीन पे ट्रैक है यानी कैटल हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, हर तरीके से लोग ट्रैक पे आते ही आते हैं। इसको रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक सामाजिक समस्या है। तो ऐसे केस में कैटल आए, ट्रेन 160 180 की स्पीड से हो, 130 की स्पीड से हो, कैटल से टकराते ही आगे वाला पोर्शन डिसमेंटल हो जाता है। इट्स डिजाइन टू डिसमेंटल। जैसे गाड़ी में कई बार हम सामने एक फ्रंट में बम्पर लगाते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो उसमें डेंट पड़ जाएगा, बाकी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से इसका डिजाइन किया हुआ, राइट। इनफैक्ट आज के टाइम में जितनी भी ट्रेन डिजाइन होती है उसमें करीब 1.5 मीटर का सेक्शन डिजाइन होता है जो कि क्रम्बल जोन बोलते हैं, जिससे कि अगर दो ट्रेन आपस में बाय चांस किसी भी कारण से टकरा भी जाए तो केवल वो वाला पोर्शन श्रिंक हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, वो वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, कैसे लोगों को रोकें। ऑलरेडी पिछले 3-3.5 साल से फेंसिंग का काम चल रहा है। फेंसिंग में कई सारी दिक्कतें आती हैं बिकॉज गांव के लोगों को लगता है कि हमारा इधर से उधर जाने का एक रास्ता था, वो रास्ता क्यों बंद हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए बहुत तेजी से फेंसिंग भी चल रही है। तो फेंसिंग होने से ये प्रॉब्लम करीब करीब काफी खत्म हो जाएगी। रही बात बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन हमेशा एलिवेटेड ट्रैक्स पे रहती है। पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट होता है, उस वायाडक्ट के ऊपर बुलेट चलती है। 320 की स्पीड है उसकी, और उसके अलग तरह के कंट्रोल्स, अलग डायनामिक्स होते हैं। सर, बुलेट ट्रेन में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ओरिजिनल टारगेट था और जो कॉस्ट था, दोनों ओवररन हो चुके हैं। नहीं, अगर आप कोई भी देश में देखें, अगर आप बुलेट ट्रेन बनाने का टाइम पीरियड शुरुआत वाला, फर्स्ट बुलेट बनती है, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे साउथ कोरिया ले लो, शुरू में जो डिजाइन वाला फेज होता है, वो डिजाइन वाला फेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बुलेट की। आप अगर अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाते हो, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को। ये बुलेट चलती है 320 की स्पीड पे, 320 किलोमीटर पर kmph की स्पीड पर अगर कोई गाड़ी चलेगी तो उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उसमें किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी के होंगे, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, क्या कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, उसके डिजाइन में टाइम लगता है। और लास्ट ईयर मतलब करीब पिछले साल अगस्त में पहली फाउंडेशन लगने के बाद से करीब अभी 110 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दैट इज इन 1 ईयर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो शायद बहुत सारे देशों से बेटर है। तो एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है अभी, गोइंग बाय द करंट एस्टिमेट्स? 2026 का अभी इसका करंट एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सब चीजें ठीक टाइम पे चल रही है। जो ट्रेन के डिजाइन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है बिकॉज जापानीज का कहना है कि हमारे यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स डस्ट इंग्रेशन कितना है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर उसका रीडिजाइन हो रहा है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन ट्रैक। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का है, कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है। लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड अबाउट इट। What is the aim that you have in redeveloping our railway stations? Because all of us have very, memories of our railway stations. हमारी ज्यादातर पूरा बचपन, हमारी आधी जिंदगी पहले तो हम इसमें ट्रैवल करते थे ट्रेन में, एंड स्टेशन वॉज एन इंटेग्रल पार्ट। वहां पे एक व्हीलर होगा, वहां पे एक चाय वाला होगा, वहां पे एक कचौरी का स्टॉल होगा। What is your vision of our railway stations? That they should be modern and yet they should be very rooted in what the railways means for us. करेक्ट। रेलवे स्टेशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर विजन हम लोगों को दिया है। इस विजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बनना चाहिए। शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में होता है स्टेशन। उस स्टेशन को इस तरह से डेवलप करो, रीडेवलप जब करो, दैट प्लेस शुड बिकम द सिटीज सेंटर for cultural activities, for commercial activities, for transportation, for practically everything that you conceive in a city's life. तो ये सोच के उसका रीडिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट है जहां जहां रेलवे लाइंस डेवलप हुई उसमें सिटी इधर भी ग्रो हुई, उधर भी ग्रो हुई। यानी रेलवे ट्रैक्स हैव इन अ सेंस
ट्रैक्स वर देयर, सिटी हैज डेवलप्ड ऑन बोथ साइड्स। तो पीएम साहब का इसमें बहुत क्लियर उनका विजन है कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। सो कैसे उसमें डिजाइन करें, किस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स लाए, तो डिजाइन एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए अर्बन स्पेस क्रिएट करने का, रूफ प्लाजा का। आई विश मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा पाता। उसमें रूफ प्लाजा क्रिएट की जा रही है हर एक स्टेशन में। कई कई स्टेशन में तो 15 एकड़ नई स्पेस क्रिएट हो रही है। तो व्यक्ति शहर के किसी भी हिस्से में हो, स्टेशन के रूफ प्लाजा के ऊपर आ सकता है, बड़े आराम से वहां पे अच्छा स्पेशियस वेटिंग एरिया, जो आपने कहा व्हीलर की दुकान, चाय की दुकान, कचौरी की दुकान, साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खेलने का थोड़ा सा जगह, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पे गुलकंद अच्छा बिकता है तो कहीं पे क्या मिलता है, कहीं लकड़ी की चीजें अच्छी बनती है, सहारनपुर जाओ लकड़ी की अच्छी चीजें बनती है। तो हर जगह जहां भी जाओ उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके बेचने का भी वो स्थान बने। तो इस तरह से, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हर एक शहर की एक हेरिटेज है, उस हेरिटेज के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो या फिर अल्ट्रा मॉडर्न हो। तो ये सब सोच के अभी ऑलरेडी 138 स्टेशंस का मास्टर प्लान बन चुका है और 57 स्टेशंस के डिजाइन फाइनलाइज हो गए। 41 स्टेशंस पे फिजिकल काम चल रहा है। Well, good luck for that, because yes, you're absolutely right. Not only is the railways our lifeline, but the railway stations also pretty much epitomize what the nature of that entire city is. Now, you, of course, sir, wear multiple hats, two very important ministries with you. Railways की तो हमने बात कर ली. IT ministry. IT has been making a lot of buzz in the recent past. पहले तो ये बताइए, क्या आप भी रोज सुबह उठ करके देखते हैं कि ट्विटर में आज इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया है? बिल्कुल नहीं। Did people come to you with any सिफारिश की ये $8 क्या है ब्लू टिक के लिए? इसके बारे में कुछ कीजिए। देखो, हमारा बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू एक्सप्रेस पीपल्स व्यूज। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट हैज गिवन अ टोटली न्यू वे टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग्स। साथ ही साथ सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट है। बहुत आसान है आज की तारीख में कोई भी एक डीप फेक फोटोग्राफ बनाना और उसको अपलोड करना और किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी लिख देना। तो आज की तारीख में सारी दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारी की सारी दुनिया में देयर इज अ सीरियस इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट शुड बी सोशल मीडियाज अकाउंटेबिलिटी। सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सीरियस डिस्कशन दुनिया भर में। इवन दोज कंट्रीज जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सैक्रोसेंट और बहुत ही एक अलग लेवल पे माना जाता है, उन सब कंट्रीज में भी सीरियसली लेजिस्लेटर्स, रेगुलेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, दे आर ऑल इवैल्यूएटिंग कि किस तरह से सोसाइटी में कोई डिसरप्शन नहीं हो, सोसाइटी में हार्मोनियस ग्रोथ हो सके, सोसाइटी में एक प्रॉपर ऐसा मैकेनिज्म रहे जिसमें एक्सप्रेशन भी हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी हो। इन सब चीजों पे बहुत केयरफुली ध्यान दिया जा रहा है और हमें भी, आई रिक्वेस्ट ऑल दी यूजर्स, ऑल दी व्यूअर्स कि आप भी अपने व्यूज दीजिए कि सोशल मीडिया का अकाउंटेबिलिटी कैसा होना चाहिए, किस तरह से क्या नया रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, द वे वी आर थिंकिंग इज वी आर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रेगुलेशंस जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रेगुलेशंस है, यानी वो किसी भी एक सेक्टर के नहीं है, सेक्टर एग्नोस्टिक है, टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। फिर कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूलर हर एक सेक्टर से रिलेटेड अपने रेगुलेशंस होंगे। इसका कारण है हम लोग डिजिटल इकोनॉमी में, देश भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है, आज बहुत बड़ी ताकत है। 8 साल पहले जब पीएम साहब ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, वो इनिशिएटिव आज एक ऐसा बड़ा वृक्ष बन चुका है कि सारी दुनिया इंडिया की तरफ एक ट्रस्टेड ज्योग्राफी की तरह देख रही है, एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरफ देख रही है। ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी जब एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, उसमें लीगल सिस्टम कैसा होना चाहिए, रेगुलेटरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की और अकाउंटेबिलिटी की बात की, एज अ पर्सन, सोशल मीडिया यूजर एंड देन एज मिनिस्टर,
Where do you stand on social media and free speech? Are you a free speech absolutist? Because आज increasingly ये debate हो रही है, क्या जो सत्ता में है वो डिसाइड करेगा कि क्या इनिमिकल टू पब्लिक ऑर्डर है? अगर आपके लिए पॉलिटिकली सही है तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता रहेगा, फेसबुक पे कोई कुछ भी लिख दे, कई लोग आपकी पार्टी के बारे में कहते हैं कि आप फेक न्यूज फैलाते हैं तो कुछ नहीं होता, दूसरा कुछ लिख भी दे फेसबुक को, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे फ्री स्पीच कितनी हो सकती है? सबसे पहला रेगुलेशन स्टार्ट होता है खुद से। मैं मानता हूं कि सेल्फ रेगुलेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेल्फ रेगुलेशन डेफिनेटली हम सबको अपनी जिम्मेदारी मान के, अपना कर्तव्य मान के, अपनी ड्यूटी मान के रखना चाहिए कि वही चीज हम पोस्ट करें जो कि हमने वेरीफाई की हो, चेक की हो और किसी और के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती हो। ये अपना खुद की, आज अगर इस हॉल में हम लोग बैठे हैं तो क्या इस हॉल में बैठ के कुछ ऐसी चीज बोली जा सकती है, बोलनी चाहिए जो कि किसी और के फीलिंग्स को हर्ट करे? नहीं बोलनी चाहिए। वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी से इन पब्लिक। तो जो ये फिजिकल हॉल है वो एक डिजिटल हॉल है, उस एनालॉग वर्ल्ड का इक्विवेलेंट डिजिटल वर्ल्ड है। तो इस एनालॉग वर्ल्ड में जिस तरह के हम लोगों ने सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए, लीगल स्ट्रक्चर्स बनाए, वैसे की वैसे उसके इक्विवेलेंट डिजिटल वर्ल्ड में भी बनने ही होंगे, तभी जाके सोसाइटी प्रॉपर रहेगी। बहुत ही केयरफुली सी एवरी मेजर दैट वी हैव टेकन सो फार। हर एक मेजर में वी हैव कंसल्टेड ऑल द स्टेक होल्डर्स। चाहे हमने आईटी रूल्स लेके आए, आईटी रूल्स में प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ, जो कंटेंट के रूल्स लेके आए उसमें भी प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ। कंसल्टेशन के बाद में बने, पहला। दूसरा, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री। सब चीज पार्लियामेंट के सैंक्शन से बन रही है, पार्लियामेंट के अप्रूवल से बन रही है। तीसरा, हर जगह हमने पहले सेल्फ रेगुलेशन की अपॉर्चुनिटी दी है इंडस्ट्री को कि आप अपना ग्रीवेंस, किसी का भी कोई भी ग्रीवेंस हो सकता है, उस ग्रीवेंस को एक बार एड्रेस करने का मैकेनिज्म बनाओ इनसाइड योर ओन कंपनी, देन थिंग्स डोंट गेट रिजॉल्व, तो फिर बाहर जाके किसी एक इंडिपेंडेंट थर्ड बॉडी के पास में जाना पड़े। तो ये स्ट्रक्चर्स, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या हो सकता है? सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि हर किसी को लगता है इफ आई एम ट्वीटिंग समथिंग, लेट मी corroborate this with an example. Donald Trump was banned from Twitter. Now he is likely to be brought back. In India, do you think that such a thing can be done? कि अगर आपको लगता है कि एक कोई स्ट्रॉन्ग आदमी जो कि खुद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, नो लेस, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ व्हाट ही और शी हैज डन, क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए ऐसा। जहां ये तो पर बहुत भी, सब्जेक्टिव है। जहां पर भी एक लीगल फ्रेमवर्क में कोई एक एक्शन लेना हो, वहां डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहिए। देखो, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सोसाइटी किसके कानूनों से चलनी चाहिए? सोसाइटी किसके कानून, किसके बनाए कानूनों से चलनी चाहिए? पार्लियामेंट के कानूनों से चलनी चाहिए? क्या सोसाइटी को हम पार्लियामेंट के हाथ से निकाल के कुछ टेक कंपनीज के, सो कॉल्ड टेक कंपनीज के हाथ में दे देने चाहिए क्या? मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से सोसाइटी को गवर्न करने का जो पावर है, लॉज बनाने का जो पावर है, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में पार्लियामेंट का ही है। इसके अलावा और किसी को पावर नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस था बिटवीन यू एंड सोशल मीडिया कंपनीज, एंड बाय यू आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. In fact, the parliamentary committee on IT also had some very heated debates on this. Are now all the social media companies on board? And I remember this controversy really flared up when a few people on Twitter were branded as manipulated media. आपने बोला कि कानून जो है देश के कानून से चलना चाहिए, वो था आपका अपना बहुत सब्जेक्टिव व्यू था ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व, जहां उन्होंने कहा कि हमें लगता है अकॉर्डिंग टू आर मानक कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है. अब क्या उस बात पर रजामंदी हो गई है कि देश के कानून डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि क्या मैनिपुलेटेड है क्या नहीं है? एकदम क्लियर है, देश का कानून हर एक कंपनी को मानना ही पड़ेगा. आर दे रेडी टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू? जहां पर भी एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स रिक्वायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली गाइडलाइंस लेआउट की हुई है, या सुप्रीम कोर्ट मतलब पार्लियामेंट के किसी कानून के हिसाब से अगर किसी को भी कोई भी एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेना ही पड़ेगा.
So now let's come to the data protection bill. Can we expect it to be introduced now in the next session of parliament? जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था जब पुराने बिल को हमने विड्रॉ किया था पार्लियामेंट में, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर हमको मैंडेट दिया था कि जो भी नया ड्राफ्ट बने उसको कंसल्टेशन के लिए अपलोड करना है. सो वी हैव अपलोडेड द ड्राफ्ट फॉर कंसल्टेशन. अभी तक का जितना रिस्पांस आया है, वॉट एवर स्टेक होल्डर्स का रिस्पांस आया है, रिस्पांस इज वेरी गुड रिस्पांस. हर जगह से 2-3 बातें आ रही है सामने. बहुत ही क्लियरली ड्राफ्टेड है, बहुत नीटली ड्राफ्टेड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. सेकेंड, बहुत अच्छा बैलेंस बना है. थर्ड, जो डिजिटल बाय डिजाइन, द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन इसका कंप्लीटली डिजिटल बाय डिजाइन. द बिल इज बॉर्न डिजिटल. बहुत प्रॉपर एक डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन की फ्रेमवर्क इसमें बनाई गई है. उसके बारे में सभी ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है कि दिस विल मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू एवरीबडी. कोई जरूरी नहीं कि केवल जो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में बैठे जो टैक्स हेवी है, हु हैव द एक्सेस टू एवरीथिंग, केवल उन्हीं के लिए जस्टिस नहीं होना चाहिए. झारखंड में बैठे, छत्तीसगढ़ में बैठे, उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में बैठे, उन लोगों को भी इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए. तो ये सभी जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. गोइंग बाय दिस रिस्पॉन्स, हमें लगता है कि बजट सेशन में वी शुड बी एबल टू पास इट. जो आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू रीड आउट सम ऑफ द criticisms of the data protection bill, and the primary among them, I'm sure आपने बहुत मैं बता देता हूँ ना क्या क्रिटिसिज्म है. सबसे पहला क्रिटिसिज्म है Surveillance. कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी होगी क्या. राइट? देखो, सेबी को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. तो क्या सेबी इंडिपेंडेंट नहीं है? आरबीआई के बोर्ड को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट. क्या आरबीआई का बोर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंस आती कहां से? इंडिपेंडेंस आती है कानून से. लॉ में, डेटा प्रोटेक्शन बिल में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इंडिपेंडेंट बॉडी होगी विच विल परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर वे. ऑटोमेटिकली उसकी इंडिपेंडेंस उससे गारंटीड हो जाती है. इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो उसके ऊपर 10 चैप्टर लिखो तभी जाके इंडिपेंडेंट बने. राइट? ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म. आई एम पुटिंग इट वेरी ओपनली. सेकेंड, सर्वेलेंस का. सर्वेलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एक प्रोसेस सेट किया हुआ है. उस प्रोसेस में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इनबिल्ट है. उन सारे प्रोसेसेस के हिसाब से ही जो कुछ भी हो रहा है वो सब एज पर द लॉ ऑफ द लैंड हो रहा है. राइट? वी हैव टू थिंक ऑल्सो किस तरह की हमारे ऊपर टेररिस्ट की थ्रेट है. हमें ये भी सोचना होगा किस तरह के दुनिया में वॉर का नेचर किस तरह से बदल रहा है. दुनिया में वॉर का नेचर किस तरह से बदल रहा है, किस तरह की साइबर थ्रेट्स आ रही हैं, किस तरह से कोई भी एक नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क कैन बी पुट डाउन बाय सम ऑफ द स्टेट एक्टर्स हु आर एनिमिकल टू आवर इंटरेस्ट्स. तो ये सब चीजों को, इन सब रियलिटीज को हमें सामने रखना पड़ेगा. वी कैन नॉट हैव वन व्यू वर्सेस अनदर व्यू. इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ व्यूज विच हैज टू गो फॉरवर्ड. रेगुलेटरी बॉडीज आप कह रहे हैं ऑटोनमस है, but always there is the criticism that they are autonomous only in definition. हमेशा सरकारी प्रेशर आता है तो ईडी और सीबीआई को लेकर के भी लोग ये कहते हैं. ऐसा नहीं है. आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेबी को, आईआरडी को, इन ट्राई को, इन सारी बॉडीज की दुनिया भर में बहुत अच्छी प्रेस्टीज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है. दुनिया के बहुत सारे देशों में वहां के सेक्टर के लोग इंडिया में आके इन बॉडीज को स्टडी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. आई थिंक हमारे देश में एक ऐसा पूरा वर्क बना हुआ है जो कि देश को कैसे नीचा दिखाएं, वो ऐसी चीजों को प्रोपेगेट करने में उनको मजा आता है. ऐसा एक वर्ग है, उसकी संख्या कम होती जा रही है लकीली, लेकिन आज भी ऐसा वर्ग है. आप उनकी बात सुनिए या फिर देश को कैसे आगे ले जाना है वो सोचिए. Surveillance is going to be one of the hot button issues in the coming days. In spite of what the laws say, हाल फिलहाल में एक स्टोरी हुई थी, आपको याद होगी, जहां पे ये कहा गया था कि आपके पार्टी के जो आईटी सेल हेड है वो जब कॉल करते हैं मेटा को तो इन वन स्ट्रोक लोगों के पोस्ट हटा दिए जाते हैं. That story was proven later to be wrong. That being said, India's rating, freedom rating was downgraded. And the company that did that, the organization that did that, said कि भले से ये स्टोरी विड्रॉ हो गई हो, सर्वेलेंस तो इंडिया में हो रहा है और जो लोग इनिमिकल हैं उनको हमेशा स्क्रूटनी में रखा जाता है,
उनको वॉच लिस्ट पे रखा जाता है, उनको इलीगली हमेशा स्क्रूटिनाइज और सर्वेलेंस किया जाता है। चश्मे का कलर बदलने से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव चश्मे से देखते हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी इवैल्यूएशन करे उसको बैलेंस्ड इवैल्यूएशन करे, प्लसेस भी होते हैं चीजों के, माइनसेस भी होते हैं, उन सब चीजों को देख के देश की रियलिटीज को भी देखना चाहिए। मैं कहता हूं जितने रिसोर्सेज फेसबुक या ट्विटर या इनमें से कोई भी जो वायलेंस को या पोर्नोग्राफी को या ऐसी चीजों को हटा जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको हटाने के लिए उन्होंने मान लो यूएस में लगाए, उतने रिसोर्सेज क्या इंडिया में लगाए? नहीं लगाए। तो हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि आज हमारी सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये कंपनीज क्या कर रही हैं। हमें वो भी तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। हमें सी as a representation of India's 130 crore people, Parliament is the supreme. तो Parliament को अगर Constitution ने दिया है कोई पावर कि आप लॉ बनाओ जिससे कि सोसाइटी को गवर्न करने का सही तरीका बने, तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क कहां से आना चाहिए? When we're talking about social media being a battleground of ideas, this whole churn happened, to put it very crudely, when people said that most of the social media platforms are now swamped by woke culture. What do you make of this debate? And do you think there is a change happening? Change is continuous. इतनी changes आ रही है सोशल मीडिया में, तो it's like अभी मैं थोड़े दिन पहले I was with some students, तो मैंने कोई एक वीडियो दिखाया था यहाँ पे। मैंने कहा ये वाला वीडियो ये एक्चुअली वंदे भारत का ही था। 180 kmph पे ट्रेन रन कर रही है और पानी का ग्लास बिना हिले एकदम बढ़िया स्टेबल खड़ा है। तो मैंने कहा फेसबुक पे देखा क्या? किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने पूछा इंस्टा पे देखा क्या? सारे हाथ उठ गए। सो इतना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है। एक जो बड़ा एलिमेंट है जो चिंताजनक है वो ये एलिमेंट है एडिक्टिवनेस का। एडिक्टिवनेस का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें हमें अपने फैमिलीज में, अपनी सोसाइटी में, अपने साथ रहने वाले सबको अवेयर भी करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से कहीं हम ऐसा ना हो कि एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में ही हमेशा रहने की आदत डाल दें जिसमें रियलिटी से दूर रहे। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जा रहे हैं। डिफिकल्ट टू कीप अप विद मोस्ट ऑफ देम, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड बी बिल्डिंग द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ दिस डिजिटल सोसाइटी, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस, गवर्नेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये तरीके सब ढंग से बनते जाएं। बट सो व्हाट आई मेंट वाज द पावर ऑफ क्रिएटिंग नैरेटिव्स, क्योंकि जो वोक कल्चर का एलिगेशन लग रहा था कि आपने नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि यही सही है, अगर आप इस तरीके के आदमी हो देन यू आर a good person, otherwise you are a bigot, or you are right wing, or you are anti minority. That the power of creating narrative, do you think that India has managed to temper it a little bit? नहीं, देखो नैरेटिव और किस तरह के लोगों को किस तरह से टाइपकास्ट करना, मैं फिलोसफी या सोशल साइंसेस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन एज अ जनरल सेंस हर एक पीरियड में उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक नैरेटिव बिल्ड तो होता ही होता था। इस कलर ऑफ द स्किन, इसके ऊपर कितना बड़ा टीवी जब आया तो कितना बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि कलर ऑफ द स्किन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक जो नैरेटिव बिल्ड, इस तरह की चीजें हर पीरियड में होती ही होती है उस जमाने के टेक्नोलॉजी को लेके। आज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, डेफिनेटली उसको लेके नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं, नए नैरेटिव्स बनते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा गवर्नमेंट डजंट वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव। व्हाई शुड वी बी? गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल का कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी मच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर चीज में कंसल्टेशन का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज में बहुत ही केयरफुली देश को निर्माण करने का जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स पे ही फोकस किया जाए, इंक्लूडिंग दोज पीपल जिनको कहा जाता है कि आप जो लिख रहे हो वो एंटी नेशनल है। देखो, प्लस एक दूसरे के ऊपर आरोप तो राजनीतिक समाज में
लगाए जाएंगे ही जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। आरोप की बात क्या है? आरोप से अगर इस तरह से चलने लग गए तो क्या होगा? सोसाइटी चलनी है पूरी। All right, so never want to get into a political debate. So I want to actually ask you about, you mentioned Digital India. Among Digital India, which was a very important IT project, here are some statistics which are not very encouraging. Now, internationally, it was, you had more than $150 million fund for startups within the country. Right now, these investments seem to have slowed down. What is this slowdown because of? देखो, आप एक स्टैटिस्टिक दिखाओ, मैं आपको 10 दूसरे स्टैटिस्टिक दिखा सकता हूं। ग्लोबल डेटा कंजम्पशन पर कैपिटा ऑन मोबाइल फोन करीब 14 GB पर मंथ है। इंडिया का 18 के आसपास है, राइट? नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन वन फुल कॉन्टिनेंट विच वाज वंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस लीडर, इंडिया से आधे हैं, राइट? किसी भी आप पैरामीटर पे जाओ, नंबर ऑफ कनेक्टेड पीपल ऑन इंटरनेट, प्रोबेबली वी हैव अमंग द वर्ल्ड, वी हैव पर कैपिटा टर्म्स, वी हैव द हाईएस्ट नंबर्स। किसी भी पैरामीटर पे जाओ, डिजिटल इंडिया इज अ ग्रेट सक्सेस। 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कोई, मेरे ख्याल से अगर मैं पूछूं कि हाथ खड़ा करो कितने लोगों ने उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का देखा होगा, रेयरली कभी कोई, मिनिस्क्यूल। आज $87 बिलियन की इंडस्ट्री है। 25 lakh people are employed in electronics manufacturing. Second largest mobile manufacturer. So it's a massive change which has happened in the last 8 years. Massive growth which has happened in the digital economy in the last 8 years. अभी जो आप VC में फंडिंग की कमी आई है, उसका बहुत बड़ा कारण है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में there was a whole 1.5 years of really strong flow of capital, loose money जिसको बोलते हैं, जिसमें the governments kept on printing money, they kept on printing money and putting that out in the financial sectors, and that financial sectors, since it was very widely available funding, so it was going into all directions. लेकिन आज भी even today the startups which have very good ideas, which have really good business model, उन सब के लिए फंड्स की कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं रिसेंटली स्टार्टअप इवेंट में था बैंगलोर में, वहां मैंने कई लोगों से क्वेश्चन पूछा, सबने कहा पहले ये था कि किसी भी तरह के आइडिया में लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है, आज अच्छे और बुरे में लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अच्छे आइडिया में विद अ गुड बिजनेस केस, विद अ गुड टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट एंड अ गुड टीम बिहाइंड इट, उनको आज भी फंडिंग उतनी मिल रही है। एक फंड तो बोला कि $600 बिलियन हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन अप हुए हैं, जो कि पहले किसी और ज्योग्राफी में लगने वाले थे। So I would say the prospects for India's startups is very good. Yes, there will be selective funding going forward, and which should be also. ऐसा नहीं होना चाहिए कि selective माने evaluation ना हो, evaluation तो होना ही चाहिए ना। But has it matched up to your expectations? Because especially during COVID or immediately after COVID, the expectation was that there would be major flight of capital from China, and India would stand to gain the most because of the way that we have given logistically, the ease of doing business, etc. Yes, of course, we've got an iPhone factory now, you've got Korean manufacturers, etc. coming in, but it hasn't really lived up to the standard that was set at that time. नहीं, कैसे कह सकते हो आप? कोई अगर इंडस्ट्री 15-17% CAGR पे ग्रो कर रही है, छोटी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आपने नाम लिए, 17%, 15 to 17% CAGR पे ग्रो कर रही है, छोटी बात नहीं है। आईटी सेक्टर $227 बिलियन का लास्ट टाइम इन्होंने एक्सपोर्ट्स क्रॉस किए टोटल। दे एडेड 5.5 मिलियन जॉब्स, सॉरी 5.2 मिलियन थे, 5.7 मिलियन जॉब्स पे पहुंचे। सो इट्स अ ह्यूज फिनोमिनल ग्रोथ, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक योर स्टैट्स आर Okay. Finally, I want to ask you about the 5G rollout. Of course, there's great excitement about it. 5G आने वाला है, 5G आने वाला है. At a time when 4G also in some parts of the country is problematic, it's patchy, you do not have enough connectivity. Is this more hype than reality? देखो, टेलीकॉम में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम है, राइट? 4G के बहुत सारे जगह में
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास सफिशिएंट स्पेक्ट्रम नहीं था। सफिशिएंट स्पेक्ट्रम बने जितनी पॉपुलेशन का प्रेशर है उसके हिसाब से कहीं पे 15 मेगाहर्ट्ज चाहिए, कहीं पे 5 चाहिए, कहीं पे 25 चाहिए, राइट। तो सफिशिएंट स्पेक्ट्रम नहीं था। पिछले जो जून में ऑक्शंस हुए उस ऑक्शन में करीब करीब सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने दे हैव टेकन सफिशिएंट स्पेक्ट्रम, फर्स्ट। सेकंड, देयर वाज अ होल सीरीज ऑफ लिटिगेशंस इन द पास्ट जो फॉर वॉट एवर रीजंस प्राइमरीली कमिंग आउट ऑफ दैट एंटायर 2G 3G के जो स्कैम्स हुए थे, उन स्कैम्स के फॉलो ऑन में देयर वाज अ सीरीज ऑफ लिटिगेशंस। क्वाइट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द लिटिगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले सितंबर में जो रिफॉर्म्स किए, उस रिफॉर्म्स के कारण एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन इज नाउ आउट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट जो फोकस लिटिगेशन पे था टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, वहां से हटके नाउ इट हैज गॉन इनटू न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि किस तरह से बेटर सर्विसेज मिले, उस सब पे फोकस शिफ्ट हुआ है। तीसरा, इंडिया ने दुनिया के केवल 5 देश ऐसे हैं जिसमें एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक अवेलेबल था। नाउ इंडिया हैज बिकम द 5th कंट्री टू ज्वाइन दैट क्लब, दैट वेरी नीश क्लब, जिसमें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है। इट हैज टेकन सम टाइम, 2.5 years लगे, लेकिन बहुत ही इट्स अ नॉच बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज विच आर राइट नाउ अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तीसरा ये पॉइंट। चौथा, 5G का रोल आउट अगर आप दुनिया के किसी भी देश में देखो, जनरली 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं। वी हैव टेकन अ वेरी अग्रेसिव टारगेट ऑफ 2 years in which we should be able to cover at least 90% of the entire geographical area of India। ये सोच के चल रहे हैं और बहुत तेजी से रैपिडली रोल आउट हो रहा है। 2500 टावर्स एवरी वीक ऑलरेडी लग रहे हैं। जनवरी फरवरी के टाइम फ्रेम में दिस नंबर विल शूट अप लाइक दिस, और अगले मार्च अप्रैल तक करीब करीब 200 शहरों में 5G विल बी रोल्ड आउट। एंड जज अस ओवर अ पीरियड ऑफ 12 to 18 months, डोंट जज अस ओवर 3 or 4 weeks। टाइम लगता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में, उसको रोल आउट करने में, अपने आप में टावर्स लगाने, इक्विपमेंट्स लगाने, उनकी ट्यूनिंग करनी, उन सब के शुरू में जो भी फॉल्ट्स आएंगी उनकी फॉल्ट्स को डायग्नोज करके उनको रिपेयर करना, इट टेक्स टाइम। दैट काइंड ऑफ टाइम इज डेफिनेटली देयर इन एनी ज्योग्राफी विच इज रोल्ड आउट 5G। तो आप अगले साल दिवाली के आसपास बात करते हैं ना, तब देखना। नेक्स्ट टाइम्स नाउ समिट दिवाली के आसपास ही होगा। We'll be there. Thank you very much, Minister, Thank you for so speaking much. to us. Thank you. Best of luck for 5G, for Vande Bharat, and of course for the bullet train soon. Thank you.